हेलो एवरीवन, आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। ऐसी टेक्निक्स जिसमें इम्यूनोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है। इम्यूनोलॉजी के नाम पे वही एंटीजन एंटीबॉडी मतलब उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स के अंदर हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं एक टेक्निक जिसका नाम है एलाइजा। एलाइजा क्या है, कैसे है, आराम से समझेंगे। पर एक चीज मैं बता दूं, बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। मतलब इसमें जो प्रोसीजर है करने में टाइम लगता है, लेकिन पढ़ने में बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपने को तो पढ़ना ही है, टेक्निक अभी करनी है नहीं। ठीक, तो क्या होगा, कैसे होगा, सारी बातें अपन करेंगे। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एलाइजा की फुल फॉर्म देखो तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। लिखा है एंजाइम लिंक्ड, यानी एंजाइम से लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। इसका मतलब एंटीबॉडी होगा। इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी, विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोलॉजी। और ऐसे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज की प्रेजेंस को साबित करना। अगर मैं ये कहूं कि मेरे बॉडी में या मेरे ब्लड के अंदर किसी वायरस का इन्फेक्शन है, तो इस बात को साबित जब करेंगे कि हाँ वायरस प्रेजेंट है, तो उस प्रोसीजर को ऐसे बोलेंगे। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे का मतलब है एंटीबॉडीज की मदद से, जिनके साथ एंजाइम लिंक्ड होता है, किसी चीज की प्रेजेंस का पता लगाना है या किसी चीज की प्रेजेंस को साबित करना है। ओवरऑल इस टेक्निक का मतलब है टू नो द या टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस कंफर्म करनी है। अब चूंकि हम एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं, एंटीबॉडी जिस भी चीज से बाइंड करेगी हम एक बार उसे एंटीजन ही बोलेंगे। एंटीबॉडी जिससे भी बाइंड करेगी उसे एंटीजन ही बोलेंगे, चाहे वो कोई प्रोटीन हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई शुगर पार्टिकल हो, कुछ भी है ना, उसे एक बार एंटीजन ही बोलेंगे। तो टू नो द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन विद द हेल्प ऑफ, with the help of enzyme linked antibodies। मेन तो ये है एंटीबॉडीज, मेन तो ये है। अब देखिए यहां पे एक चीज समझाता हूं मैं। ओवरऑल हमें क्या करना है, हमको एक एंटीबॉडी बनानी है ऐसी जिसके साथ में कोई एंजाइम है वो जुड़ा हुआ रहेगा। ये एंजाइम है, ये इस एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी हो सकता है किसी दूसरी एंटीबॉडी से जुड़ेगी, हम टाइप्स पढ़ेंगे एलाइजा के, या हो सकता है सीधे एंटीजन से जुड़े। अब ये जो एंजाइम इसके साथ जुड़ा है, इस एंजाइम का हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे, और सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो हमें पता चल जाएगा। हम जानबूझ के कोई ऐसा एंजाइम लेंगे जो अपने सबस्ट्रेट का कलर चेंज करता हो, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबस्ट्रेट पहले कलरलेस होता है, फिर जब एंजाइम उस पर काम करता है तो वो सबस्ट्रेट का कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ प्रेजेंस है किसी चीज की। हम इस पूरे प्रोसीजर में कई बार वॉशिंग करेंगे। वॉश करने से क्या होता है कि भाई ये जो बिना जुड़ी हुई एंटीबॉडीज हैं हट जाती हैं। बात करेंगे अपन, सारी बात करेंगे। अब उसके बाद एक और चीज देखो। अब इस टेक्निक के अंदर क्या होती है, छोटे छोटे ऐसे टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें क्यूवेट बोलते हैं, आपको पता ही होगा क्यूवेट, इस तरीके के।
उनके अंदर अपन सारा जो है वो प्रोसीजर करेंगे, बफर डाल देंगे, उसके अंदर जो है वो अपन एंटीबॉडी डालेंगे, एंटीजन डालेंगे, कोई ब्लड से मतलब मान लो सैंपल लिया है तो ब्लड का सैंपल डाल देंगे, प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे। सिंपल चीजें हैं, तो मैं आपको अभी सिंपल सिंपल चीजें हैं वो समझा देता हूं। देखो जैसे ये है कोई, या तो इसको वेल बोल दीजिए या इसको क्यूवेट बोल दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, देखो हमारा मकसद है एंटीजन की प्रेजेंस को कंफर्म करना है। तो ये है एक सरफेस, ये कोई प्लेट हो सकती है, ये क्यूवेट की दीवार हो सकती है। अभी मैं वैसे नहीं बना रहा क्यूवेट, आप वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वैसे बना लेता हूं। ये कोई क्यूवेट है, सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस क्यूवेट की दीवार पर एंटीजन्स लगाने हैं। एंटीजन कैसे लगाएंगे, एंटीजन लगाने का तरीका क्या है, तो एंटीजन का सैंपल ले लीजिए आप, एंटीजन का सैंपल ले लीजिए और ये आपने एंटीजन्स डाल दिए, ठीक है, एंटीजन्स डाल दिए। आप एंटीजन्स को सैंपल भी बोल सकते हो, सैंपल। आप इसे एनालाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि आप एनालिसिस करेंगे ना इसकी, तो आप इसको एनालाइट भी बोल सकते हो। एक बार आप वॉशिंग कर लीजिए, ताकि क्या है कि कोई एंटीजन ना जुड़ा हुआ हो तो वो निकल जाए। वॉश कर लिया, मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं, बाकी तो बाद में अपन अलग अलग टाइप होंगे, उनमें डिफरेंसेस होंगे, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। एक बार मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, वॉश करना है, ताकि ये एंटीजन्स हैं जो चिपक गए दीवार के, वो तो चिपके रहे, बाकी हट जाए। अब देखो एंटीजन्स के बीच में कुछ जगह भी है, एंटीजन के बीच में कुछ जगह भी तो है। ये प्लास्टिक की एक वो है, क्या बोलते हैं, सरफेस है। जो क्यूवेट की वॉल है वो प्लास्टिक की वॉल है, प्लास्टिक से बनी हुई होती है। हम क्या करते हैं, वॉशिंग के साथ साथ यहां पे कुछ नॉन रिएक्टिव प्रोटीन्स डाल देते हैं, नॉन रिएक्टिव प्रोटीन्स। ये नॉन रिएक्टिव प्रोटीन पता है क्या करता है, नॉन रिएक्टिव प्रोटीन एंटीजन्स के बीच में जो खाली स्पेस है, जो प्लास्टिक प्लास्टिक है, उसके ऊपर चिपक जाता है, सो दैट हमारी कोई एंटीबॉडी है वो बिना मतलब के प्लास्टिक से ना चिपक जाए। अगर एंटीबॉडीज है वो प्लास्टिक से चिपक जाएगी तो हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। एंटीबॉडी प्लास्टिक की सरफेस से चिपक गई, एंटीजन नहीं है वो प्लास्टिक की सरफेस है, पर हमारे एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला, कलर चेंज हो गया, हमको लगा ये तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो हम बिना ही मतलब के बोल देंगे कि तुम्हें तो बीमारी है, तुम्हें तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, या तुम्हें तो कुछ है, कोविड है, ऐसे करके। तो हमको एश्योर करना है कि हम प्लास्टिक की जो सरफेस है उसको खाली ना छोड़े, तो कोई नॉन रिएक्टिव प्रोटीन डाल देंगे। बताऊंगा कौन से नॉन रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, सब बता दूंगा। अब हमें इसमें एंटीबॉडीज डालनी है, वो भी एंजाइम लिंक्ड, ऐसी एंटीबॉडीज जिनके साथ में एंजाइम जुड़ा हुआ रहेगा। देखो मैं आपको डायरेक्ट एलाइजा बता रहा हूं, 4 टाइप की होती है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट में सीधी एंटीबॉडी वही डालते हैं जो एंजाइम वाली है, एक इनडायरेक्ट भी होती है, एक कॉम्पिटिटिव भी होती है, एक सैंडविच एलाइजा भी होती है। मैं सारी बताऊंगा आपको, बट एक बार डायरेक्ट से समझ लेते हैं। सबसे सिंपल ये है, हालांकि इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इससे बेटर सैंडविच एलाइजा होती है। बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीज है उसको पता करना है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एलाइजा होती है। तो देखते हैं अपन। तो हमने क्या किया,
इस क्यूवेट के अंदर जिसमें बहुत सारे एंटीजन्स चिपके हुए थे, उन एंटीजन्स, अब मैंने एक बार थोड़े से कम बना रहा हूं ताकि जल्दी से चीज समझने वाली समझ ही जाए। तो ये अब एंटीबॉडी है जो चिपक गई है एंटीजन के साथ में। ऐसी एंटीबॉडी हम पहले बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो एंटीजन है उसे चूहे में डालेंगे और चूहा जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाएगा। वो एंटीबॉडीज हम उसके सीरम से वापस से सेंट्रीफ्यूग करके किसी भी तरीके से वापस से निकालेंगे और फिर यहां यूज करेंगे। पहले हमने एंटीजन चूहे के अंदर डाला था और चूहे में से निकाल के फिर बाद में यहां यूज कर रहे हैं। अब कुछ एंटीबॉडीज ऑब्वियस सी बात है ऐसी भी होगी जो बाइंड नहीं हो पाएंगी, या जरूरत से ज्यादा एंटीबॉडीज लेते हैं अपन ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि भाई एंटीबॉडीज कम पड़ गई, जरूरत से ज्यादा एंटीबॉडीज लेते हैं। अब आपको पता ही है क्या करना है, एक बार तो वॉशिंग कर देते हैं। तो वॉशिंग करेंगे तो अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो रिमूव हो जाएंगी। अनबाउंड एंटीबॉडीज रिमूव्ड, अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में हम डालेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट उस एंजाइम का डालेंगे जो एंटीबॉडी के साथ चिपका हुआ है। तो फाइनली जैसे मैं यही बता देता हूं, चलो ये सरफेस है और इसके ऊपर ये हमारा एंटीजन था, हमें आंखों से तो नहीं दिखेगा। एंटीजन था तो उसके ऊपर एंटीबॉडी चिपकी हुई है और हमने जो है वो एंजाइम एंटीबॉडी के साथ लगाई रखा था और सबस्ट्रेट अभी अपन ने डाल ही दिया है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और अल्टीमेटली जो यहाँ पे होता है वो कलर चेंज होता है। कलर चेंज, कलर जब चेंज हो जाएगा तो हमको लगेगा हाँ कि ये सही है, एंटीजन वहां पे प्रेजेंट है। तो ये होती है एलाइजा, एकदम सिंपल। एंटीजन डालो, उसके ऊपर ऐसी एंटीबॉडी डालो जिसके साथ कोई एंजाइम लगा हुआ है, फिर सबस्ट्रेट डालो, प्रोडक्ट बनेगा तो कलर चेंज होगा, हमको प्रेजेंस का पता चल जाएगा। चीज समझ में आई? ये बेसिक है। अब मैं आपको, मैंने जैसे आपको बोला भी था कि मैं आपको जो है वो नोट्स इसके प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट आप इजीली जो है इसको प्रिंट आउट लेकर के पढ़ लें, हाथ से ना बनाए, टाइम भी कम है और आप बनाएंगे इतना टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप सिंपली ऐसे समझिए कि ये प्रोसीजर अपने को करना है। तो मैं आपको थोड़ा रिटर्न में भी लिखा हुआ दे दूं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो अभी तो मैं समझा रहा हूं आपको, तो अभी तो आपको सारी चीजें दिमाग में फिट बैठ गई, लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर्फ यही चीज आपके पास में रहेगी तो फिर आपको बाद में खुद से समझने में दिक्कत हो सकती है कि सर ने यहाँ क्या बोला था। एक ही यूनिट तो पढ़नी नहीं है, बहुत सारी यूनिट पढ़नी है। सो रिटर्न में भी कुछ ले लेते हैं। आपको 100% जो मैंने समझाया है वही चीज लिखी हुई है, बस थोड़ा सा आपको फेमिलियर करवा दूं मैं इस रिटर्न मैटर से भी, ताकि अच्छा लगे पढ़ने में, इजी लगे आपको। देखो, द एसे इज ए सॉलिड फेज टाइप। सॉलिड फेज का मतलब एक सॉलिड सरफेस लिए अपन ने जिस पे एंटीजन चिपकाए थे, ऑफ एंजाइम इम्यूनो एसे। एंजाइम से रिलेटेड था, आपने देख लिया। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए लाइगेंड। अब एंटीबॉडी का लाइगेंड होता है वो एंटीजन होता है, तो लाइगेंड की प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है इन ए लिक्विड सैंपल। एंटीबॉडी तो सॉलिड मतलब उसमें होती नहीं, वो तो लिक्विड सीरम के अंदर से निकाल करके बफर में डाल के डालेंगे। यूजिंग एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द लाइगेंड टू बी मेजर्ड। ऐसी एंटीबॉडी जो कि लाइगेंड के अगेंस्ट हमने बना रखी है। ये लाइन समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट,
इन द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एन एलाइजा, जो मैंने अभी आपको बताया वही मोस्ट सिंपल फॉर्म है, एंटीजन फ्रॉम द सैंपल टू बी टेस्टेड आर अटैच्ड टू ए सरफेस। एंटीजन को सरफेस पे अटैच कर देते हैं, फिर मैचिंग एंटीबॉडी अप्लाई करते हैं ओवर द सरफेस सो इट कैन बाइंड द एंटीजन, ताकि एंटीजन के साथ बाइंड कर सके। और दिस एंटीबॉडी इज लिंक्ड टू एन एंजाइम, वो एक एंजाइम के साथ लिंक्ड होती है। एंड देन एनी अनबाउंड एंटीबॉडीज आर रिमूव्ड, मतलब वॉशिंग कर लेंगे, वॉशिंग करेंगे तो अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो रिमूव हो जाएगी। इन द फाइनल स्टेप सब्सटेंस कंटेनिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट इज एडेड, ऐसा कोई सब्सटेंस डालते हैं जिसमें एंजाइम का सबस्ट्रेट हो, बस। if there was binding, subsequent reaction produces a detectable signal, most commonly a color change। सबसे कॉमन जो है वो एक कलर चेंज का सिग्नल है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये हुआ हमारे पास में सिंपल सा केस, ठीक है ये चीज। तो ये एलाइजा होती है। अब आपको इस एलाइजा का एक बार छोटा सा प्रोसीजर देखो। एलाइजा की जो प्लेट होती है वो ऐसी होती है, इसमें बहुत सारी वो क्यूवेट्स होती हैं, डिपेंड करता है कि हमारी ज़रूरत कितनी है, 60, 90, 100, 120, इस हिसाब से छोटी छोटी क्यूवेट्स लगी होती है। फिर एक क्यूवेट आपको निकाल के दिखाइए, इसके अंदर हमने सार्स कोविड-2 जो है वो लिया हुआ है, ये एंटीजन है। फिर उसके बाद में एंटी सार्स कोविड-2 एंटीबॉडी डाली, ये एंटीबॉडी डाल दी। इस एंटीबॉडी के ऊपर एक और एंटीबॉडी है वो डाली, तो देखो जो पहली वाली एंटीबॉडी है इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, इसके साथ एंजाइम नहीं है। दूसरी है सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसके साथ एंजाइम है। ये जो प्रोसीजर है इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा, मैं बाद में फिर बता दूंगा। ये है इनडायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट में तो क्या होता है, एंटीजन के साथ ऐसी एंटीबॉडी जुड़ती है जिसके साथ एंजाइम है। आप ऐसे समझो एंजाइम वाली एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी एंटीबॉडीज बनाना बहुत मुश्किल भी होता है। इसलिए हम डायरेक्ट एलाइजा नहीं करके सैंडविच एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा वो करते हैं, ताकि उससे क्या फायदा होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज है एंजाइम वाली वो वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो प्राइमरी एंटीबॉडी से जुड़ेगी। ये एंटीबॉडी FC स्पेसिफिक होती है, FC स्पेसिफिक, FC रीजन होता है ना एंटीबॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट बनाई जाती है, मतलब FC स्पेसिफिक ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी का जो FC रीजन है उसके स्पेसिफिक में ये होती है। तो ये हुआ अपने पास में। अब अपन क्या करते हैं, सबस्ट्रेट डालते हैं। सबस्ट्रेट डालेंगे तो देखो जो है वो इसमें एंजाइम ने क्या किया, इसका सबस्ट्रेट का कलर चेंज किया, और इंक्यूबेट करते हैं थोड़े टाइम। तो देखो कुछ कुछ प्लेट्स के अंदर कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज हो गया तो इसको रीड कर लेते हैं, कितना कलर चेंज हुआ है, किस इंटेंसिटी का हुआ है, कितनों में हुआ है, वो सारा का सारा। इतनी सारी प्लेट्स लेने का मकसद यही है कि भाई हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो एक सेंसिटिव चीज हो सकती है, उससे हो सकता है सामने वाले इंसान की जान भी चली जाए, तो उसकी सही सही कंफर्मेशन होना जरूरी है, तो ताकि भाई गलती के चांस ना रहे। अब आप ये कह सकते हो कि सर इनके अंदर कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, एंटीजन तो था उस इंसान के बॉडी के अंदर, हमने तो ब्लड लिया था ना, सीरम, ये सार्कोमा जो सॉरी सार्स कोविड-2 है, तो इसके अंदर कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। हो सकता है वॉशिंग के दौरान पूरा एंटीजन निकल गया हो सकता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाई हो, समझ में आया। हो सकता है वो एंटीबॉडी ही वॉशिंग के दौरान निकल गई हो जिनके साथ एंजाइम जुड़ा हुआ था, तो उनके अंदर तो नेगेटिव है। लेकिन मोस्टली आप देखो ब्लू कलर पिंक कलर आ गया है, मतलब कलर चेंज हो गया मोस्टली, तो कलर चेंज हो गया इसका मतलब प्रेजेंस है, काफी ज्यादा में कलर चेंज हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंस है।
इंटेंसिटी कितनी है कलर चेंज की, उस पर भी डिपेंड करेगा। जितना डार्क कलर आएगा मतलब उतने ज्यादा एंटीजन है उसके अंदर। तो ये टेक्निक है और मुझे अब उम्मीद है कि आपको पक्का समझ में आई होगी। देखो कौन कौन से एंजाइम्स लेते हैं बताता हूं। एंजाइमेटिक मार्कर्स कौन से हैं? जो सबसे कॉमन टाइप का है वो है HRP। ये एंजाइम का नाम है, इसका नाम है हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज। ये है एंजाइम। और इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है OPD। एस का मतलब सबस्ट्रेट। तो आपको ये यहां बताना आपको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये HRP का नाम जरूर याद कर लेना। क्या पता एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले, या क्या पता ये क्वेश्चन के अंदर हो और आपको ये ना समझ में आए कि भाई ये क्या लिख दिया। ये वो एंजाइम है जो एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा। HRP ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस एंजाइम का सबस्ट्रेट हो सकता है OPD। अगर OPD सबस्ट्रेट है तो अंबर कलर आएगा। अंबर मतलब हल्का पीला सा कलर आता है। ये यूज किया जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के लिए। तो अगर हमारा इन्फेक्शन कुछ ऐसा है तो ये OPD यूज किया जाएगा। दूसरा देखो, फिर से एंजाइम है HRP, बट इसका सबस्ट्रेट इस बार है TMB। और HRP क्या करता है, TMB को ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देता है। और यदि इस सबस्ट्रेट के साथ में फॉस्फोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है तो येलो कलर आता है। यानी TMB प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस या TMB प्लस फॉस्फोरिक एसिड तो येलो कलर आता है। केवल TMB होता है तो ब्लू कलर आता है। देन नेक्स्ट अगेन जो हमारा एंजाइम है वो HRP है। इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है ABTS और इस बार ये ABTS को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देता है। तो आपको उतना भी ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बट एक आपको रहे ना कि हाँ हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, एक एंजाइम था, उसके अलग अलग सबस्ट्रेट थे तो उसके अलग अलग कलर आते थे। दूसरा देखो, अगर हम एल्कलीन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करते हैं, इस बार ये एंजाइम है एल्कलीन फॉस्फेटेज, ये भी जोड़ सकते हैं। तो इसका सबस्ट्रेट है PNPP और इसको ये येलो कलर के अंदर चेंज कर देता है। ऐसे ही मेरे को एक और टेबल मिल गई थी, उस टेबल के अंदर कुछ अलग लिखा हुआ हो, जैसे एंजाइम यदि हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जोड़ ले एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट एक्स गाल होता है तो ब्लू कलर आता है। ये अपन ने लैकोपेरोन के अंदर भी पढ़ा हुआ है। लैकोपेरोन की प्रेजेंस का एब्सेंस का पता लगाने के लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का पता लगाने के लिए ये एंजाइम यूज किया जाता है। एल्कलीन फॉस्फेटेज का देखो एक और सबस्ट्रेट यहाँ पे दिया हुआ है तो उस हिसाब से मैंने लिखा दिया। H2O2 भी सबस्ट्रेट होता है हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज का, तो इसमें ब्लू कलर येलो कलर ऐसे आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, अपन एलाइजा को मॉडिफाई करके बायोटिन स्ट्रेप्टाविडिन बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी करवा सकते हैं। मतलब मेन प्रिंसिपल वही होगा, एंजाइम की जगह अपन बायोटिन जोड़ देंगे, यानी कि एंटीबॉडी के साथ में इस बार बायोटिन जुड़ा हुआ है। बायोटिन का सबस्ट्रेट स्ट्रेप्टाविडिन है। ये दोनों जब जुड़ेंगे ना, सॉरी ये दोनों जब काम करेंगे तो क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, उससे भी पता चलता है। मॉडिफाइड एलाइजा जो है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। मतलब ये हुआ कि ये बहुत कम कंसंट्रेशन में भी बेटर रिजल्ट देती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्पेसिफिसिटी। मॉडिफाइड एलाइजा मैं आपको बताऊंगा वो भी। इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी का मतलब है कि कैन डिटेक्ट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं।
ये देखो, आपको टाइप्स में पहला टाइप जो मैंने पढ़ाया वही है, डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं, जैसे ये कोई सैंपल की प्लेट है, सॉरी सैंपल की नहीं, जो क्यूवेट है उसकी प्लेट है सॉलिड, इसके ऊपर सैंपल को ऐड कर दिया, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। फिर अपन ने ऐसी एंटीबॉडी इसके अंदर डाली, वॉशिंग वगैरह करते रहेंगे बीच बीच में, जरूरत के अनुसार एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी। अब इस एंटीबॉडी का सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट डालते ही कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होते ही प्रेजेंस एब्सेंस का पता चल गया। ये है मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म डायरेक्ट एलाइजा। ये मोस्ट सिंपलेस्ट है। इस डायरेक्ट एलाइजा की एक गड़बड़ बात यह है कि इससे कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट आता है पॉजिटिव बट वो फॉल्स रहता है, यानी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से नहीं जुड़ रही है, एंटीजन नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो दूसरों की एंटीबॉडी से भी जुड़ सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक एंटीबॉडी है वो एक से ज्यादा एंटीजन को पहचान सकती है। मान लो हमने जो है वो एक्स वायरस के लिए किया और कोई वाई वायरस है, एंटीबॉडी उससे ही जुड़ गई। हमने तो एक्स मान के किया था तो कलर चेंज हुआ, हमको लगा इसमें तो एक्स है, बट वो हमने दवाई दे दी, वो बंदा सही नहीं हो रहा है, उसमें एक्स नहीं था उसमें वाई था। ये रिजल्ट पॉजिटिव है बट ये फॉल्स है, ये एक्स एंटीजन के लिए नहीं है। सो इट कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। तो इससे बेटर सैंडविच होती है, बट खैर एक बार अपन पढ़ लेते हैं क्या सीन है। देखो, a buffered solution of antigen to be tested for is added to each well। 96 वेल की प्लेट होती है एलाइजा प्लेट, जिसमें छोटे 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 वेल रखते हैं। इसे बोलते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट, क्योंकि टाइट्रेशन करते हैं ना अपन, तो माइक्रो टाइटर प्लेट। बफर सॉल्यूशन बना के उस एंटीजन का उन 96 वेल के अंदर थोड़ा 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 डाल देते हैं, where it is given time to adhere to the plastic through charged interaction। थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो एंटीजन उस प्लास्टिक की सरफेस से चिपक जाए। फिर अपन कुछ नॉन रिएक्टिव प्रोटीन डालते हैं, जैसे बोवाइन सीरम एल्बुमिन या कैसीन, ये प्रोटीन डालते हैं ईच वेल के अंदर। इससे क्या होता है, ये प्रोटीन कवर करेगा एनी प्लास्टिक सरफेस इन द वेल विच रिमेन्स अनकोटेड बाय एंटीजन। मतलब एंटीजन के बीच में यदि कोई जगह है, जैसे यहां एंटीजन है यहां एंटीजन है, बीच में कोई जगह है, तो उस जगह को ये कवर कर लेगा ताकि भाई एंटीबॉडी गलती से यहां ना चिपक जाए, यहां तो एंटीजन नहीं है। देन प्राइमरी एंटीबॉडी with an attached enzyme is added। प्राइमरी एंटीबॉडी जिसके साथ एंजाइम जुड़ा हुआ है उसको जोड़ देंगे, which bind specifically to the test antigen। वो उसी एंटीजन के साथ में बाइंड करेगी जिसके लिए वो है। अब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, ये सबस्ट्रेट कलर चेंज करेगा, जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी का होगा उतना ज्यादा कलर चेंज आएगा, स्ट्रॉन्गर कलर चेंज आएगा। और फिर स्पेक्ट्रोमीटर से हम देख लेंगे कि भाई कितना कलर चेंज हुआ है, उसके हिसाब से वो मीटर बता देगा कि इन्फेक्शन कितना है या एंटीजन की प्रेजेंस है वो कितनी है। जो मैंने अभी तक आपको बताया ये वही बताया है। अब इसी को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर करके बात कर लेंगे। ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट एलाइजा is that the method of antigen immobilization is not specific। एंटीजन इमोबिलाइजेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब एंटीजन का चिपकना स्पेसिफिक नहीं है। कई बार एंटीजन सारा ही निकल जाता है, वापस से वॉशिंग करते हैं तब। When serum is used as the source of test antigen, all protein in the
सैंपल मे स्टिक टू द माइक्रोमीटर प्लेट। कई बार ऐसा होता है कि सीरम के अंदर जितने भी एंटीजन है सारे के सारे ही जुड़ जाते हैं। हमको एक्स एंटीजन का पता लगाना था, सीरम के अंदर ABCDEFG XYZ ऐसे एंटीजन है, सारे चिपक गए। अब हो सकता है एंटीबॉडी एक से ज्यादा एंटीजन के साथ चिपके, तो ये दिक्कत है इसके साथ में। सो स्मॉल कंसंट्रेशन of analyte in serum must compete with other serum protein when binding to the well surface। जो हमारा एनालाइट वो है एंटीजन, वो दूसरे एंटीजन के साथ कंपटीशन करेगा चिपकने के लिए सरफेस से। ये डायरेक्ट एलाइजा का एक दिक्कत है, और बाकी मैंने वो बता ही दिया। अब अपन बात करते हैं सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा है वो कैसे होती है सारा बताता हूं। तो ये है सैंडविच एलाइजा, जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि दो एंटीबॉडीज के बीच में एंटीजन है वो चिपक गया है। देखिए सबसे पहले तो इन सब के नीचे प्लेट है, ठीक है, ये वही जो एलाइजा प्लेट होती है, माइक्रोटाइटर प्लेट, उसी के अंदर है। हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमने सीधा एंटीजन डाला तो कई बार एंटीजन ठीक से नहीं चिपकता है, कई बार जो है वो एंटीजन वॉशिंग के टाइम निकल जाता है, कई बार बहुत सारे और एंटीजन हैं वो जो है चिपक जाते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले एक प्रकार की एंटीबॉडी बनाते हैं। ये एंटीबॉडी भी उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, और उसे पहले अपन उस वेल के अंदर डाल देते हैं। तो एंटीजन से पहले एंटीबॉडी उसके लिए जो तैयार की है वो उस वेल पे चिपक जाती है। इन एंटीबॉडी को बोलते हैं कैप्चर एंटीबॉडी, इन्हें बोलते हैं कैप्चर एंटीबॉडी। कैप्चर एंटीबॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैप्चर करेगी एंटीजन को, और ऑब्वियस सी बात है ये एंटीजन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैप्चर एंटीबॉडी डाल दी। अब उसके बाद में हमने एंटीजन डाला, क्योंकि हमारी कैप्चर एंटीबॉडी थी वो एंटीजन स्पेसिफिक थी, तो एंटीजन ने उनके साथ में बाइंड कर लिया। देन उसके बाद में हमने डाली प्राइमरी एंटीबॉडीज, ये हैं प्राइमरी एंटीबॉडीज, प्राइमरी एंटीबॉडी। इनके साथ अभी एंजाइम नहीं चिपका हुआ, मतलब एंजाइम लिंक्ड नहीं है, ये अभी प्राइमरी है। अगेन प्राइमरी एंटीबॉडीज आर आल्सो एंटीजन स्पेसिफिक, एंटीजन स्पेसिफिक। तो देखो यहां पे दो एंटीबॉडीज ऐसी है अलग से जो एंटीजन स्पेसिफिक है। जब हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे तो वो प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन से चिपकेगी, और एंटीजन पहले से कैप्चर एंटीबॉडी से चिपका हुआ है। देन हम डालते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसके साथ एंजाइम लिंक्ड है, ये E फॉर एंजाइम, और ये एंटीबॉडी एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है, ये एंटीबॉडी है प्राइमरी एंटीबॉडी के FC रीजन का स्पेसिफिक। तो FC स्पेसिफिक एंटीबॉडी है ये। लास्ट में अपन ने सबस्ट्रेट डाला तो ये प्रोडक्ट बना, कलर चेंज हुआ। करना वही है, बस इसमें थोड़ी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। वहां पे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते थे, यहां नहीं आते हैं। तो ये है सैंडविच एलाइजा। पहले कैप्चर एंटीबॉडी, उसके बाद एंटीजन, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर सबस्ट्रेट। बीच बीच में वॉशिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो वॉश कर लेंगे। वॉशिंग करने से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता रिजल्ट के अंदर, चलिए बताता हूं बाद में। अब देखिए सैंडविच एलाइजा पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट, प्लेट इज कोटेड विथ ए कैप्चर एंटीबॉडी। सबसे पहले कैप्चर एंटीबॉडी। सैंपल इज एडेड, एनी एंटीजन प्रेजेंट बाइंड टू कैप्चर एंटीबॉडी।
ब्लड का सैंपल डाल देंगे, अगर एंटीजन होगा उसमें तो जुड़ जाएगा। डिटेक्टिंग एंटीबॉडी इज एडेड एंड बाइंड टू एंटीजन। डिटेक्टिंग एंटीबॉडी आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एंटीबॉडी, ये प्राइमरी एंटीबॉडी ही है। उसके बाद एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, वो प्राइमरी एंटीबॉडी को पहचानेगी, फिर सबस्ट्रेट डालेंगे, दैट्स इट, सैंडविच एलाइजा कंप्लीट। देन नेक्स्ट देखिए, however the use of secondary antibody conjugate avoids the expensive process of creating enzyme linked antibody for every antigen one might want to detect। इस लाइन का मतलब समझो, जब हम डायरेक्ट एलाइजा करते हैं तो हमको एक ऐसी एंटीबॉडी बनानी है जो एंजाइम के साथ में लिंक्ड है, और वो एंटीबॉडी सीधी एंटीजन से जुड़ेगी। दिक्कत कुछ नहीं है, बट देखो ऐसी एंटीबॉडी बनाना महंगा पड़ता है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बनाना महंगा पड़ता है। वो सब में ही महंगा पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि सैंडविच एलाइजा कर रहे हैं तो वो सस्ता पड़ रहा है। पर आप एक चीज सोचो कि यदि आप कोई महंगी चीज खरीदते हो और जब आप उसे यूज करते हो तो मान लो वो 50% तो आपके यूज भी आए, लेकिन 50% वो वेस्ट भी होती है, तो वो चीज कितनी गलत लगेगी। वही अगर आप महंगी चीज खरीदते हो और मान लो वो 98% तो यूज आ जाती है, 2% वो वेस्ट होती है, तो चलो अपन सोच लेते हैं कि यार 2% खराब हो गई, बट 98% तो लाख रुपए लगे हैं, तो कम से कम 98% तो यूज आ गया अपना। लाख रुपए लगा के 50% यूज होगा, 50% खराब होगा, तो वो महंगा ही पड़ा ना आपको। उस सेंस में बोला है यहां पे, क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो सेकेंडरी वाली की बात हो रही है, वो किसी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होती है, तो वो जुड़ने के चांस ज्यादा है। एंटीजन्स के अंदर क्या होता है, कई बार सिमिलर एंटीजन होते हैं और वो सिमिलर एंटीजन दिक्कत करते हैं। सिमिलर एंटीजन होते हैं तो हमारी एंटीबॉडी उनके साथ भी जुड़ सकती है जो हमारा एंटीजन नहीं है। उससे बेटर ये है कि ये एकदम स्पेसिफिक होती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में काम करती है, वेस्टेज कम होता है, तो ये वैसे सस्ती पड़ती है। दूसरा, बाय यूजिंग एन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी दैट बाइंड टू एफसी रीजन ऑफ अनदर एंटीबॉडी, दिस सेम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कैन बी यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एफसी रीजन के लिए स्पेसिफिक है, तो एक ही एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजन के लिए यूज की जा सकती है। आपको खाली क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली एंटीबॉडी ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उसका आगे का पार्ट चेंज करना है, पीछे का एफसी पार्ट सेम रखना है, तो काम बन जाएगा अपना। विदाउट द फर्स्ट लेयर ऑफ कैप्चर एंटीबॉडी, यदि कैप्चर एंटीबॉडी वाली लेयर ना हो, एनी प्रोटीन इन द सैंपल may competitively adsorb to the plate surface। डायरेक्ट एलाइजा, यदि कैप्चर एंटीबॉडी ना डाले, सीधा एंटीजन डाले, तो दूसरे जो प्रोटीन सैंपल या दूसरे जो एंटीजन्स होते हैं वो भी प्लेट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो सकते हैं, लोअरिंग द क्वांटिटी ऑफ एंटीजन इमोबिलाइज्ड। उस एंटीजन की क्वांटिटी कम कर देते हैं जो हम चाहते हैं। Therefore, a sandwich ELISA used for research often need validation। जब हमको वैलिडिटी चाहिए कि हाँ यह काम एकदम सही है, तो सैंडविच करो। To reduce the risk of false positive results। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स जो डायरेक्ट में आते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी उनको कम करती है सैंडविच ELISA। तो ये हुआ हमारे पास में। नेक्स्ट देखो, सैंडविच ELISA कहाँ कहाँ काम आती है। ट्यूमर मेकर मार्कर्स हैं, उनको पहचानने में, हॉर्मोन्स को, सीरम प्रोटीन्स को, साइटोकाइंस को, ठीक है, ये इन सबको पहचानने के लिए काम आती है। दैट इज डिफरेंट थिंग। ए कॉमन वेरिएंट ऑन दिस एसे यूज्ड ए बायोटीन linked second antibody and then adds enzyme linked avidin in the additional step। अपन सैंडविच ELISA के अंदर क्या कर सकते हैं कि बायोटीन लिंक्ड सेकेंड एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं।
सेकेंड एंटीबॉडी का मतलब हो गया जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, डिटेक्टिंग एंटीबॉडी है। जैसे ये तो है कैप्चर एंटीबॉडी, ये कैप्चर एंटीबॉडी, ये मान लो एंटीजन को पकड़ लिया। अब जो हम प्राइमरी एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं जिसको डिटेक्टिंग एंटीबॉडी कहा, उसके साथ में बायोटिन जोड़ दो और अब ऐसी एंटीबॉडी बनाओ जो बायोटिन के लिए स्पेसिफिक है, उसके ऊपर एविडिन जोड़ दो और फिर जो है आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास सिंपल सा। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एलाइजा जैसे नाम से स्पष्ट है, कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन होगा यहां पे। किसके बीच में होगा, कैसे होगा, अपन बात कर लेंगे। वेरी फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव एलाइजा कहां काम आती है? तो देखो, कॉम्पिटिटिव एलाइजा काम आती है टू डिटेक्ट the presence of very low concentration of antigen। अगर कोई एंटीजन बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है तो उसकी प्रेजेंस पता लगाने के लिए कॉम्पिटिटिव एलाइजा काम आती है। तो देखिए, अब समझते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है। एक तो ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस को चेक करने के काम आती है। दूसरी बात यह है कि यहां होती है कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन सैंपल एंटीजन, मैं बताऊंगा आपको, सैंपल एंटीजन एंड इनहिबिटरी एंटीजन, इनहिबिटरी एंटीजन और सेम एंटीबॉडीज। यहां पर दो प्रकार के एंटीजन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो है हमारा सैंपल एंटीजन, जैसे मान लो कि आपको जो है वो कोई HIV जो वायरस है उसकी प्रेजेंस चेक करनी है। हमें लग रहा है कि पेशेंट है, उसके बॉडी में HIV है, या मान लो कंफर्म्ड है कि HIV है। तो हम क्या करेंगे, एक तो उसका ब्लड सैंपल लेंगे जिसमें कि HIV है, वो तो हो गया सैंपल एंटीजन। एक हम दूसरा ऐसा एंटीजन तैयार करेंगे जो HIV के जैसा हो या जिसके ऊपर वो वाले कॉमन ग्लाइकोप्रोटीन्स हो जो HIV की सरफेस पे होते हैं, तो उसे बोलेंगे इनहिबिटरी एंटीजन। अभी क्या है, कैसे है, मैं आपको सीधा सिंपल बता दूंगा। देखो, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप समझिएगा, इसमें स्टेप्स देखो क्या क्या होते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक तो सैंपल एंटीजन लेना है। सैंपल एंटीजन प्लस एंटीबॉडीज। ऑब्वियस सी बात है, ये एंटीबॉडीज इसके लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए और इन दोनों को आपको इंक्यूबेट करना है अलग से। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन आपको सैंपल एंटीजन लेके और एंटीबॉडीज के साथ इंक्यूबेट करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी एंटीजन्स हैं उन सब के साथ एंटीबॉडी पहले से ही जुड़ जाएगी, एंटीबॉडी पहले से ही जुड़ जाएगी। अच्छा, एंटीबॉडीज की कॉन्सेंट्रेशन हाई रखनी है,
हाई कॉन्सेंट्रेशन, ताकि कंफर्म रहे कि भाई हर एंटीजन है उसके साथ एंटीबॉडी जुड़ चुकी है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अपन एंटीबॉडीज लेंगे। इसलिए कुछ एंटीबॉडीज हैं वो खाली भी रह जाती है, अनबाउंड एंटीबॉडीज। तो हमें यहां पे एक तो मिल गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और कुछ एंटीबॉडीज ऐसी हैं जो अनबाउंड है, अनबाउंड एंटीबॉडीज, अनबाउंड एंटीबॉडीज। तो हमारे पास में हमने क्या किया, पहले जो सैंपल एंटीजन था उस सैंपल एंटीजन को उनकी एंटीबॉडीज के साथ में काफी देर तक इंक्यूबेट किया, ताकि हम कंफर्म हो जाएं कि हां बंध चुके हैं, ये जुड़ चुके हैं एंटीजन एंटीबॉडी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, एक वेल लेंगे, मतलब वही माइक्रोटाइटर प्लेट, और इस वेल के अंदर इनहिबिटर एंटीजन्स हैं वो जोड़ देंगे। ये है हमारे लेट से इनहिबिटर एंटीजन्स, इनहिबिटर एंटीजन्स, इनहिबिटर एंटीजन्स, ये इसके साथ अंदर अटैच कर देंगे, जैसे डायरेक्ट में किया था वैसे। ये है स्टेप 1। ये है स्टेप 2। अब क्या करेंगे, अब ये जो टेस्ट ट्यूब हमने बनाई थी, ये टेस्ट ट्यूब इसमें खाली कर देंगे। स्टेप 3, जो हमने पहले इंक्यूबेट किया था उनको खाली कर देंगे। इससे क्या होगा, जो अनबाउंड एंटीबॉडीज थी वो तो इनके साथ में जुड़ जाएंगी, अनबाउंड एंटीबॉडीज तो इनके साथ में जुड़ जाती है, और जो बाउंड एंटीबॉडीज है वो जुड़ नहीं पाती, वो सैंपल में ऐसे ही रहती हैं। ये बाउंड एंटीबॉडीज है, ये इसमें ऐसे ही रहेंगी, ये जुड़ नहीं पाएंगी भाई। क्लियर हुआ, क्योंकि ये तो पहले से जुड़ी हुई बैठी है। जो फ्री एंटीबॉडी है वो बाइंड करती है विथ इनहिबिटर एंटीजन, फ्री एंटीबॉडीज बाइंड विथ इनहिबिटरी एंटीजन, इनहिबिटरी एंटीजन उसके साथ में बाइंड करती है। अब वॉशिंग करेंगे, और इसको अपन ने बोला है एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम इसको वॉश करेंगे, तो देखो वॉशिंग से क्या होगा, वॉशिंग से जो एंटीजन हम चाहते हैं जिसका पता लगाना वो तो निकल जाएगा, क्योंकि मेन एंटीजन तो हमारा सैंपल एंटीजन है, सैंपल एंटीजन तो एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो एंटीबॉडी अब इस सरफेस पे जुड़ नहीं पाएगी। तो जब वॉश करते हैं तो सैंपल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो रिमूव हो जाता है, कॉम्प्लेक्स रिमूव्ड, ये जो है कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट एक और चीज समझते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डालेंगे, जो कि हमारी सैंपल एंटीजन की एंटीबॉडी के लिए थी। अभी अपन क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज यानी सेकेंडरी एंटीबॉडीज डाल देते हैं अपन, सेकेंडरी एंटीबॉडी।
तो देखो सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे क्या होगा, तो जब हम यहां पे सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे तो लेट्स से कि ये तो है वो वेल जिसके अंदर अपना चल रहा है, और ये इनहिबिटरी एंटीजेंस है। इन इनहिबिटरी एंटीजेंस के साथ में ये एंटीबॉडीज है, ये अपनी जुड़ी हुई है, और हमने क्या किया, सेकेंडरी एंटीबॉडीज डाल दी, सेकेंडरी एंटीबॉडीज है वो डाल दी। तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज है वो एंजाइम लिंक्ड है, एंजाइम लिंक्ड है, ठीक। अब क्या होगा, अब सबस्ट्रेट डालेंगे, चलो यही बता देता हूं, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी, फिर उसके बाद में सबस्ट्रेट डालेंगे, और सबस्ट्रेट डालेंगे तो सारी की सारी जो है ये प्रोडक्ट बनाएगी, कलर चेंज करेगी, ठीक है, कलर चेंज करेगी, कलर चेंज। बट यहां पे एक सिंपल सी चीज हमको ये समझनी है कि जो कलर चेंज हुआ है वो कलर चेंज उन एंटीजेंस के लिए हुआ है जो एंटीजेंस सही एंटीजन नहीं है, क्योंकि सही वाले एंटीजन तो वॉश आउट हो चुके हैं। इस वजह से यहां पे जो प्रेजेंस है उसका पता लगता है अलग एंटीजन से। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि यहां पे ये सारी की सारी एंटीबॉडी सबसे पहले सारे एंटीजन के साथ में जुड़ जाती तो इनहिबिटर एंटीजन से जुड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती, और इनहिबिटर एंटीजन से कोई एंटीबॉडी नहीं बनती, जुड़ती, तो कोई कलर भी नहीं आता, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी भी किसी से नहीं जुड़ती। तो कुल मिलाकर के इसे कॉम्पिटिटिव एलाइजा कहते हैं। अब इस कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर आपको एक सिंपल सा ग्राफ, दो ग्राफ समझने हैं। पहला ग्राफ, एक तरफ हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल एंटीजन, सैंपल एंटीजन, और दूसरी तरफ हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी उस सॉल्यूशन की, जो लास्ट वाला सॉल्यूशन है उसकी, जो मेरे पीछे यहां पे ये रहा, इस सॉल्यूशन की। आप एक चीज देखो, मैंने यहां लिखा है एंटीबॉडीज हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर सैंपल एंटीजन थोड़ा है, मान लो सैंपल एंटीजन है 5 और अपन ने 1000 एंटीबॉडी ली, तो 5 एंटीबॉडी है वो तो 5 सैंपल से जुड़ जाएगी, 995 एंटीबॉडी फ्री है। उन 995 एंटीबॉडी को हम इनहिबिटर एंटीजन से जोड़ने के लिए बोलेंगे तो वो उससे भी जुड़ जाएगी, फिर वॉशिंग होगा, सब बाहर आएगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो उनके साथ जुड़ेगी और कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज आ जाएगा अपना आराम से। अब सोचो कि यदि सैंपल एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1000 होती और 1000 एंटीबॉडी डालते, तो पहली बात तो सारी एंटीबॉडी एक एक से जुड़ नहीं पाती, और मान लो अगर जुड़ भी जाए सारी की सारी, तो अब कोई भी एंटीबॉडी इनहिबिटर एंटीजन के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इनहिबिटर एंटीजन से अगर एंटीबॉडी नहीं जुड़ेगी तो वॉशिंग करेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा, प्लेट में खाली एंटीजन रहेंगे। फिर जब आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डालोगे तो एंटीजन से कोई नहीं चिपकेगी, कलर चेंज नहीं होगा। फिर सबस्ट्रेट डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा तो सैंपल क्या है, क्लियर रहेगा। अभी शॉर्ट में वापस समझो, जब सैंपल एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो स्टार्टिंग में जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में एंटीबॉडी लेते हैं इंक्यूबेशन में, वो ज्यादा फ्री रहती है,
वो ज्यादा फ्री रहती है तो वो इनहिबिटरी एंटीजन से जुड़ती है, फिर उनसे सेकेंडरी जुड़ जाती है, और कलर आता है ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। और जब सैंपल एंटीजन है वो ज्यादा है तो कलर होगा क्लियर, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। तो ये इस तरीके का ग्राफ आता है दोनों के बीच में। एक और ग्राफ समझिए यहां पे, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हम एंटीजन एंटीबॉडी लेंगे उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस आएगी, क्योंकि कलर जितना ज्यादा बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, ऑफ एंटीबॉडी, स्टार्टिंग में जितना एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो फ्री रहेगी, जितनी ज्यादा फ्री रहेगी इनहिबिटर एंटीजन से उतनी जुड़ेगी, जितनी इनहिबिटर एंटीजन से जुड़ेगी उतना ज्यादा सेकेंडरी एंटीबॉडी उनसे जुड़ेगी। फाइनली क्या होगा, कलर ज्यादा आएगा। तो एब्जॉर्बेंस, उसके बाद में अपन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वगैरह करते हैं तो एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा आती है। ये स्टैंडर्ड कर्व होता है। अब चलिए कुछ इसमें सिंपल चीजें हैं जो पढ़नी होती है हमको, वो भी पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अनलेबल्ड एंटीबॉडी स्टार्टिंग वाली इंक्यूबेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स एंटीजन। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विच इज देन एडेड टू एन एंटीजन कोटेड वेल। ऐसी वेल के अंदर डालते हैं जिसमें पहले से इनहिबिटरी एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। दूसरा देखो, दिस प्लेट इज वॉश्ड, तो अनबाउंड एंटीबॉडीज रिमूव हो जाती है, इनके साथ में वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो भी रिमूव हो जाता है। ऑल्सो द इंक्यूबेटेड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये भी रिमूव हो जाता है। दूसरा, मोर एंटीजन इन द सैंपल, यदि सैंपल में एंटीजन ज्यादा है तो मोर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये ज्यादा रहेंगे तो लेस अनबाउंड एंटीबॉडी रहेगी, लेस फ्री एंटीबॉडी रहेगी, लेस फ्री एंटीबॉडी रहेगी, लेस अनबाउंड एंटीबॉडी अवेलेबल टू बाइंड द एंटीजन इन दिस वेल, हेंस कंपटीशन। इसी को कंपटीशन कहते हैं। अगर पहले इंक्यूबेशन के टाइम एंटीजन्स ने ज्यादा एंटीबॉडी पकड़ ली तो दूसरे जो एंटीजन है, इनहिबिटर एंटीजन, उनको कम मिलेगा एंटीबॉडी। इसी चीज को कंपटीशन कहा है। हालांकि ये रियल कंपटीशन नहीं है। रियल कंपटीशन तब होती है ना जब रियल एंटीजन और जो इनहिबिटरी एंटीजन है वो दोनों एक ही साथ रहते, फिर उनमें एंटीबॉडी डालते। पहले एक को मौका दे दिया आपने इंक्यूबेशन में, उसके बाद में जो है वो दूसरा उसको बोल रहे हो कि बची खुची एंटीबॉडी है तो देख लो तुम्हारे साथ जुड़े। तो ये कंपटीशन रियल सेंस में नहीं है, बट तरीका वही है। चूंकि एंटीजन दो है और जो एंटीबॉडी है वो कॉमन है, वो इससे भी जुड़ती है उससे भी, इसलिए इसको कंपटीशन बोला है, अदरवाइज रियल कंपटीशन नहीं है ये। सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जो प्राइमरी के लिए स्पेसिफिक होती है, वो कपल कर जाती है। एक सबस्ट्रेट डालेंगे, कलर चेंज हो जाएगा, ये वो सब, वो तो सारी की सारी चीजें सेम है। देखो अब कुछ और चीजें हैं। कॉमनली द एंटीजन इज नॉट फर्स्ट पोजिशन इन द वेल। सबसे पहले ही एंटीजन को वेल में नहीं डालते, पहले इंक्यूबेट करते हैं। एचआईवी के डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। द वेल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट आर कोटेड विथ एचआईवी एंटीजन, दूसरे एंटीजन के साथ में। दो स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज करते हैं, एक कॉन्जुगेट करती है एंजाइम के साथ में, मतलब एंजाइम लिंक्ड है, और एक बिना एंजाइम लिंक्ड है। क्यूमुलेटिव कंपटीशन होती है दो एंटीबॉडीज के लिए बिटवीन द टू एंटीबॉडीज फॉर द सेम एंटीजन, और स्ट्रॉन्गर सिग्नल प्रोड्यूस होता है। अब देखो एक नेगेटिव टेस्ट क्या होता है। नेगेटिव टेस्ट का मतलब है जब कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब इंक्यूबेशन के टाइम सारे एंटीजन ने सारी एंटीबॉडी को पकड़ लिया, फ्री एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। फ्री एंटीबॉडी नहीं है तो अल्टीमेटली आपको पता है कि इनहिबिटर वालों से कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा तो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज कलर प्रोड्यूस करेगी। कंपटीशन
कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर क्या होता है, नेगेटिव टेस्ट में कलर आता है और पॉजिटिव टेस्ट में कलर नहीं आता है। ये एक छोटा सा इसका अलग बात है। इफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, कोई भी एंटीजन फ्री नहीं रहेगा इसके बाइंड होने के लिए। तो दीज एंटीबॉडीज है वो फ्री अपॉन एडिशन आर वॉश्ड ऑफ, पूरी की पूरी वॉश आउट हो जाएगी। सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो कोई एंजाइम नहीं होगा, सो पॉजिटिव रिजल्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यूज टू डिटरमाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मॉल जो एंटीजेंस होते हैं, मतलब स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में एंटीजेंस होते हैं, उनको भी डिटेक्ट करने के काम में आती है। एंटीबॉडी एंटीजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है कॉन्सेंट्रेशन के और सैंपल के, वो बताया था अभी ग्राफ। अगर हाई एंटीजन है तो एब्जॉर्बेंस लो होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी वाला, और लो एंटीजन है तो हाई एब्जॉर्बेंस होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग कलर होगा। इस केस में क्लियर रहेगा सॉल्यूशन और इस केस में कलर्ड सॉल्यूशन रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये सीन होता है। नेक्स्ट बात करें इनडायरेक्ट एलाइजा की। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सीधा सा एक अंतर है। डायरेक्ट एलाइजा में एंजाइम वाली एंटीबॉडी डायरेक्ट एंटीजन से जुड़ती है। इनडायरेक्ट में बीच में एक एंटीबॉडी और डाल दो। सैंडविच तो है नहीं क्योंकि एंटीजन के नीचे कोई एंटीबॉडी नहीं है। देखिए यह है सरफेस, सरफेस के ऊपर जोड़ा एंटीजन, ये है एंटीजन, एंटीजन। उसके बाद में ये है सरफेस, सरफेस के ऊपर हमने जोड़ा एंटीजन, ये है एंटीजन, और ये है सरफेस। ठीक है। अब सिंपल, अगर मैं एंटीजन पे ऐसी एंटीबॉडी जोड़ दूं जिसके साथ एंजाइम लगा हुआ हो तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। अगर मैं एंटीजन के साथ ऐसी एंटीबॉडी जोड़ दूं जिस पे एंजाइम लगा हो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। अगर मैं एंटीजन और एंजाइम वाली एंटीबॉडी के बीच एक और एंटीबॉडी डाल दूं तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अंतर देख लो, बस इतना सा है। यानी कि यहां पे जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उसी के पास एंजाइम है, यहां प्राइमरी के पास एंजाइम नहीं है, यहां सेकेंडरी के पास एंजाइम है। अब सैंडविच क्या है, एक कैप्चर एंटीबॉडी, फिर एंटीजन, फिर एक और एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं सैंडविच। नो डाउट उसके बाद में एक और एंटीबॉडी आएगी, बट सैंडविच तो इसका मतलब होता है। सो ये है तीनों के अंदर डिफरेंस। अल्टीमेटली सब वही है, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट वाली कहानी। अल्टीमेटली तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट, अल्टीमेटली तो वही है। बट जो मेन चीज है आपको मैंने बता दी बस। अब फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट एलाइजा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बात करनी है। देखो, इट डज नॉट यूज द ट्रेडिशनल वेल्स, ट्रेडिशनल वेल्स है वो यूज नहीं आते यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लीव्स द एंटीजन सस्पेंडेड इन टेस्ट फ्लूइड, एंटीजन है वो फ्लूइड के अंदर रहता है। अनलेबल्ड एंटीबॉडीज इंक्यूबेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन सैंपल। पहले हम क्या करते हैं, ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडी को इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट। उसके बाद में सफिशिएंट इंक्यूबेशन हो जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंटीबॉडी
एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर उसके बाद में सैंपल है उसको स्कैवेंजर कंटेनर के अंदर डालते हैं। यहाँ स्कैवेंजर कंटेनर एक जो है वो अलग क्या बोलते हैं तरीके का इक्विपमेंट है। दिस कैन बी ए टेस्ट ट्यूब और ए स्पेसिफिकली डिजाइंड फ्लो थ्रू द चैनल। कोई टेस्ट ट्यूब हो सकती है, आप सिंपल याद रखो। सरफेस ऑफ स्कैवेंजर कंटेन्स ए चैनल हैज स्कैवेंजर एंटीजेंस बाउंड टू इट। और फिर उसके बाद में ये आइडेंटिकल होते हैं, मैं समझा दूंगा। सफिशिएंटली सिमिलर टू द प्राइमरी एंटीजन दैट द फ्री एंटीबॉडीज विल बाइंड। The scavenger container must have sufficient surface area and sufficient time to allow scavenger antigen to bind the excess antibody. The sample उसको टैग किया, अनबाउंड एंटीजन को वॉश किया, और फिर दिस डिवाइस कैन बी ए फ्लो साइटोमीटर। देखो क्या करना है इसमें। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपने पास में सैंपल एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें तो ये रहा एंटीजन और इसके साथ में ये जुड़ गई एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा तो फ्री एंटीबॉडी भी काफ़ी सारी रहेगी, फ्री एंटीबॉडी। फिर उसके बाद इनको हम डालेंगे एक ऐसे कंटेनर के अंदर जिसमें स्कैवेंजर एंटीजेंस होंगे। ये कंपटीशन वाला जैसा ही चल रहा है। ये है स्कैवेंजर एंटीजन। स्कैवेंजर एंटीजेंस आर सिमिलर टू सैंपल एंटीजन। ये सैंपल एंटीजन के जैसे ही होते हैं। ये आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो जो फ्री एंटीबॉडीज है, दीज आर द फ्री एंटीबॉडीज, ये तो जुड़ जाएंगी इनके साथ में, और जो कॉम्प्लेक्स वाली है वो भी रहेंगी। अब उसके बाद वॉशिंग करनी है। तो वॉश करने से जो रियल अपना एंटीजन है सैंपल वाला, वो सारा का सारा आ जाएगा हमारे पास में। अलग से वॉश करेंगे तो सैंपल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, उसको कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्टेड, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास इनडायरेक्ट अलाइजा। ये सारी कहानी वैसे ही लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इस इनडायरेक्ट अलाइजा की खास बात क्या है, इसमें मल्टीपल एंटीजेंस हैं, वो सेम टाइम पर डिटेक्ट किए जा सकते हैं, मल्टीपल एंटीजेंस। दिस अलाउज स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया टू बी आइडेंटिफाई बाय 2 डिफरेंट कलर टैग्स। जैसे बैक्टीरिया की स्पीसीज एक ही है पर उसके स्ट्रेन अलग अलग है, एक ए स्ट्रेन है एक बी स्ट्रेन है, तो हम सेम टाइम पर ये पहचान सकते हैं कि कौन से 2 अलग अलग बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। इफ बोथ टैग्स आर प्रेजेंट ऑन ए सेल देन द सेल इज दैट स्पेसिफिक स्ट्रेन। मतलब अगर दोनों टैग्स हैं तो इसका मतलब 2 प्रकार के बैक्टीरिया है, और यदि एक है तो इसका मतलब एक है। This test is done generally 1 test at a time and cannot be done with a micro titer plate. इसमें normal micro titer plate नहीं होती है। The equipment needed is usually less complicated and can be used in the field. मतलब हम फील्ड में भी इसको काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेबोरेटरी के अंदर एक जगह बैठ के। इससे HIV इन्फेक्शन का पता चलता है, रेबीज का पता चलता है, कोरोना का पता चलता है, HIV HCV का पता चलता है, और इन्फेक्शंस अगर पेशेंट में कुछ है तो उन सब का। तो ये हमारे पास में है इनडायरेक्ट अलाइजा के बारे में। अब अलाइजा के एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे मेन एप्लीकेशन तो है एंटीजन का पता लगाना।
अब ये एंटीजन वायरस है तो वायरस का पता लगाना, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का पता लगाना, कोई स्पेशल प्रोटीन है तो उसका पता लगाना। द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन द सैंपल, क्योंकि हम एंटीबॉडी को भी एज एंटीजन यूज ले सकते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के। फूड इंडस्ट्री के अंदर अपन यूज कर सकते हैं कि मान लो कोई एलर्जेंस प्रेजेंट है मिल्क में, पीनट में, वॉलनट में, एलमंड में, एग्स में। सीरोलॉजिकल ब्लड टेस्ट कर सकते हैं सियालिक डिजीज के लिए। HIV टेस्ट है और वेस्ट नाइल वायरस का टेस्ट कर सकते हैं। ELISA was the first screening test widely used for HIV because of its high sensitivity. HIV का पता लगाने के लिए ELISA पहली टेक्निक थी। There are ELISA tests to detect various kind of disease such as dengue, malaria, Chagas disease, Jones disease and others. वही बात है कि भाई अल्टीमेटली आपको एंटीजन का पता लगाना है। एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ELISA काम में आ सकती है। अब एक ELISA का मॉडिफाइड वर्जन बताता हूं, एक बार आप इसका नाम पढ़िए, एलिस्पोर्ट। एली का मतलब ELISA, ये ELISA है, और स्पोर्ट का मतलब एक स्पोर्ट बनना, एक छोटा सा पॉइंट बनना। तो एक तो ये ELISA का मॉडिफाइड वर्जन है, लगभग सारे काम वैसे के वैसे ही होने हैं जैसे है। अब यहां पर मेन चीज क्या है, एलिस्पोर्ट एक ऐसी टेक्निक है जो आपको ये बताएगी कि एक सेल पॉपुलेशन में से कितनी सेल्स हैं जो एक सब्सटेंस को सीक्रेट कर रही हैं, स्पेसिफिकली साइटोकाइंस। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 100 सेल्स हैं ऐसी, ये 100 सेल्स है, सपोज एक बार, है ना, 100 सेल्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि 100 में से कितनी सेल्स, ये जरूरी नहीं है कौन सी सेल्स, मुझे ये पता लगाना है कितनी सेल्स साइटोकाइन प्रोड्यूस कर सकती है, कौन सी सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस कर सकती है, मुझे ये पता लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक टेक्निक है, कैसे करते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही। एक टेक्निक है जिसका नाम है एलिस्पोर्ट। डन, मैं ये करूंगा टेक्निक, और इस टेक्निक को करने के बाद मुझे ये पता चल सकता है कि 10 सेल्स आउट ऑफ 100 secrete साइटोकाइंस, और अदर मॉलिक्यूल, कोई अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। जरूरी नहीं है कि साइटोकाइन है उसी के पीछे पढ़ना है, बट मेनली साइटोकाइन, एग्जाम में सवाल भी आते हैं वो साइटोकाइन के लिए आते हैं। तो ये है एलिस्पोर्ट का काम, समझ गए। पढ़ो, देखो क्या लिखा है, मॉडिफिकेशन ऑफ ELISA frequently used to detect or quantify the number of cells in a population that are producing particular cytokines। टोटल कितनी सेल्स हैं जो साइटोकाइन प्रोड्यूस करती, उसके लिए एलिस्पोर्ट करते हैं। अब ये एलिस्पोर्ट है, कैसे क्या किया जाता है मैं आपको समझाता हूं, और बहुत सिंपल सी एक टेक्निक रहेगी। देखिए ये यहाँ पे, तो इसमें जो स्पोर्ट्स दिख रहे हैं इनको काउंट किया जाता है, जितने स्पोर्ट्स हैं हमको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल हमने कितनी सेल्स ली हैं। मान लो मैंने 10 लाख सेल्स ली हैं, वो फ्लो साइटोमेट्री से काउंट हो सकती है। 10 लाख सेल्स में से कितनी सेल, कितने स्पोर्ट्स हैं, जितने स्पोर्ट्स हैं उतनी सेल्स हैं, ये होता है कुछ। देखिए मैं बताता हूं धीरे धीरे क्या होता है, कैसे होता है। इन द एलिस्पोर्ट assay फॉर interferon gamma, for example, assay plates are coated with anti-interferon gamma antibodies. These are capture antibodies. देखो क्या करते हैं, मैं यहीं पे आपको पूरा समझा देता हूं फिर अपन पढ़ लेंगे।
मुझे ये पता लगाना है कि कितनी सेल्स इंटरफेरोन गामा सीक्रेट करती हैं। लेट्स सपोज वी हैव ए सैंपल ऑफ 10⁻⁶ सेल्स। मान लो अपने पास में 1,00,000 सेल्स है, ठीक है, 10 लाख सेल्स है मान लो। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेल के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज लगानी है जो इंटरफेरोन गामा स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, इंटरफेरोन गामा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है। नेक्स्ट टू दिस क्या करना है, ऐड सेल्स। ये मैं सेल्स डाल दूंगा इसके अंदर, और इसमें पहले से एंटीबॉडी डली हुई है। अब क्या होगा, ये सेल्स है, ठीक है, और ये जो सेल्स है आर इंड्यूस्ड विथ एन एंटीजन। नॉर्मल सेल क्यों इंटरफेरोन गामा रिलीज करेगी, उस सेल को कोई दिक्कत होनी चाहिए, तभी तो वो इंटरफेरोन गामा रिलीज करेगी कि भाई मुझे दिक्कत है, आ जाओ, मेरे पास बैक्टीरिया आ गया है, मेरे पास कोई वायरस आ गया है, तो वो एनके सेल्स वगैरह को बुलाएगी। इससे पहले क्यों बिना मतलब के तो सेल नहीं करेगी। तो दीज सेल्स आर इंड्यूस्ड विथ एन एंटीजन, किसी ना किसी एंटीजन के साथ में इन सेल को इंड्यूस किया। अब इसमें से कुछ सेल है वो ये करेंगे सीक्रेशन, और कुछ सेल्स है वो नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, जैसे मान लेते हैं इनमें से सपोज है ना, एक बार सपोज करो इनमें से कोई 2 सेल्स है, एक तो इसने और एक मान लो इसने इंटरफेरोन सीक्रेट किया। तो ये इंटरफेरोन गामा अपनी एंटीबॉडी के साथ जाके जुड़ जाएगा, एंटीबॉडी है उसके साथ में जुड़ जाएगा। अब हम वॉश करेंगे इसको, और चूंकि बात यह है कि भाई यहां पे जो सेल्स है उनके लिए एंटीबॉडी थी नहीं, ये एंटीबॉडी तो किसके लिए है, एंटीजन के, वो जो इंटरफेरोन गामा है उसके लिए है। ये इंटरफेरोन गामा से जुड़ी हुई एंटीबॉडी आ गई अपने पास में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट अपन यहां पे या तो सैंडविच टाइप पे जा सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दी एंटीबॉडीज, और उसके बाद में अपन ने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी, और फिर उसके बाद में अपन ने सबस्ट्रेट डाला। अच्छा सॉरी, 2 ही तो सेल्स थी, तो 2 सेल्स ने जैसे ही अपना इंटरफेरोन रिलीज किया तो 2 एंटीबॉडी हैं उनके साथ में जुड़ गया। अब उसके बाद हमने सबस्ट्रेट डाला, और सबस्ट्रेट डालने के बाद जब अपन टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू में 2 स्पॉट्स दिखेंगे जहां पे कलर चेंज हुआ है, स्पॉट्स ऑफ कलर चेंज, कलर चेंज के 2 स्पॉट्स अपने को दिखाई देते हैं।
इनको कैलकुलेट करते हैं या काउंट करते हैं मैनुअली, इनको मैनुअली काउंट करते हैं, एक एक करके काउंट करेंगे। तो ये होती है हमारे पास में एलिस-पोर्ट वाली टेक्निक। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं एलिस-पोर्ट को। A suspension of the cell population under investigation is added to the coated plate and incubated with stimulating agent. सेल्स के सस्पेंशन को डालेंगे और ये सेल्स को हमने स्टिमुलेट किया है किसी एजेंट के साथ में, किसी एंटीजन के साथ में। ये सेल्स सेटल होती हैं सरफेस पे और यदि कोई इंटरफेरोन रिलीज करती हैं तो वो बाउंड हो जाता है कैप्चर एंटीबॉडी के साथ में। इंटरफेरोन कैप्चर एंटीबॉडी के साथ बाउंड हो जाता है, क्रिएटिंग ए रिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो, सॉरी एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जो स्पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। जोर आ सकता है, जैसे 1 स्पोर्ट, 2 स्पोर्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके, बट जो भी है करना पड़ेगा। तो ये एलिस-पोर्ट टेक्निक होती है। अब इस एलिस-पोर्ट टेक्निक में थोड़ा सा डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ए कैप्चर एंटीबॉडी of interferon gamma was bound to polyvinyl idine difluoride coated well। जो वेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके साथ कोटेड होनी चाहिए? पॉलीविनाइल इडीन डाइफ्लोराइड के साथ में। एनकेटी सेल्स हैं, नेचुरल किलर टी सेल्स हैं, वो डाली जाती है एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में। 70 आवर्स का स्टिमुलेशन दिया जाता है उनको विथ फॉर्बोल माइरिस्टोल एसीटेट एंड आइनोमाइसिन, यानी इन सेल्स को फॉर्बोल माइरिस्टोल एसीटेट एंड आइनोमाइसिन के साथ में स्टिमुलेट किया जाता है ताकि ये सेल्स हैं वो इंटरफेरोन गामा रिलीज करे। The cells were washed off and a biotin conjugated interferon gamma specific detection antibody was added। यानी कि ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी यानी सैंडविच एलाइजा कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी इसके साथ में बायोटिन कॉन्जुगेटेड है, कोई बात नहीं जो भी है बायोटिन कॉन्जुगेटेड है। एक्सेस एंटीबॉडी को हम रिमूव कर देते हैं वॉशिंग के साथ और अब उसके बाद स्ट्रेप्टोविडीन कॉन्जुगेटेड एल्कलीन फॉस्फेटेज वाज एडेड। स्ट्रेप्टाविडीन कॉन्जुगेटेड एल्कलीन फॉस्फेट यूज किया जाता है, यानी यहां पे जो सैंडविच है उसको कुछ ऐसे यूज करेंगे, ये कैप्चर एंटीबॉडी, इसके साथ ये गामा इंटरफेरोन, उसके अलावा ये एंटीबॉडी है, इसके ऊपर बायोटीन जुड़ा हुआ है और अब जो दूसरा सबस्ट्रेट है वो है एल्कलीन फॉस्फेटेज और ये स्ट्रेप्टाविडीन के साथ में एल्कलीन फॉस्फेटेज जुड़ा हुआ है। इनके बीच में रिएक्शन होगी, इनके बीच में रिएक्शन होगी तो ब्राउन ब्लैक कलर का जो सबस्ट्रेट है वो सीन होगा फिगर के अंदर। फोटोग्राफ खींचेंगे और फोटोग्राफ के अंदर एक एक बैठ के काउंट करो, टाइम पास का टाइम पास हो जाएगा, अपनी टेक्निक भी कंप्लीट हो जाएगी। इसे बोलते हैं एलिस-पोर्ट। अब देखो एक क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, एलिस-पोर्ट के ऊपर। क्या क्वेश्चन है, ये क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि एक ब्लड कलेक्ट किया गया फ्रॉम ए ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। टीबी वाला पेशेंट था, तो जो टीबी का पेशेंट होता है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा। वर गिवन टू 4 डिफरेंट लैब्स, 4 लैब टेक्नीशियन को दिया गया, 4 लोगों को दिया गया, 1 2 3 4 ABCD, और उनको बोला एलिस-पोर्ट टेस्ट करो इंटरफेरोन गामा के लिए। While all steps recommended for एलिस-पोर्ट were followed, the first step was performed differently by the different lab technician as detailed below। जो पहला वाला स्टेप है वो अलग था, बाकी सारे सेम थे। तो भाई पहला वाला जो स्टेप है वो यही होना चाहिए, या तो आप पहला स्टेप उसको ले लो कि कैप्चर एंटीबॉडी को उस पर कोट करते हैं, या आप पहला स्टेप उसको भी ले सकते हो कि जो सेल्स में आपको टेस्ट करना है उनको
सही तरीके से स्टिमुलेट करो। अगर वो सेल स्टिमुलेट नहीं होगी ना तो आप यूं लगा लो फिर टेस्ट ही नहीं आएगा, फिर वो इंटरफेरोन गामा रिलीज ही नहीं करेंगी। पहले लैब टेक्नीशियन ने क्या किया, ए लैब टेक्नीशियन 1 कोटेड ईच वेल विथ 2,50,000 formaldehyde treated cell and stimulated the cells with TB specific antigen। फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट नहीं करना है, फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करोगे सेल डेथ हो जाएगी, समझ में आया, तो उसके साथ ट्रीट नहीं करना है। तूने क्या किया, 2,50,000 सेल को स्टिमुलेट ही नहीं किया, स्टिमुलेट नहीं किया तो वो गामा इंटरफेरोन रिलीज नहीं करेगी। तीसरे वाले ने क्या किया, 3 डेप्लेटेड टी सेल्स, उन्होंने टी सेल निकाली, कोटेड द वेल विथ मोनोसाइट एनरिच्ड PBMC एंड स्टिमुलेटेड देम विथ स्पेसिफिक एंटीजन। ये टी सेल्स को नहीं लेना है कोट करके, मोनोसाइट इनरिच्ड नहीं लेनी है। चौथे वाले ने क्या किया, हर वेल के अंदर 2,50,000 सेल डाली और उनको सिंपल टीबी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में ट्रीट किया। चौथा वाला जो है वो सही आंसर रहेगा, ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आंसर है वो देना होता है। तो ये हुआ एक हमारे पास में। अब पढ़ते हैं एंटीकोगुलेशन रिएक्शंस क्या होती है। एंटीकोगुलेशन मतलब ब्लड, जब ब्लड के आरबीसी होती है ना, आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं ना, वो प्रोटीन्स यानी कि वो एंटीजन यदि एंटीबॉडी के साथ जुड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसे बोलते हैं कोगुलेशन, या इस रिएक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। बस सिंपल। चलिए थोड़ी थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं क्या है। जैसे सपोज करो कि ये बैक्टीरिया है, बी फॉर बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया की जो सरफेस है उसके ऊपर कोई ना कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, कोई स्पेशल प्रोटीन हो सकता है जो कि एक एंटीजन का काम करेगा। अब यदि इसके साथ में एंटीबॉडीज जुड़ जाए तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक, और इस कॉम्प्लेक्स को एग्लूटिनेशन बोलते हैं, इस रिएक्शन को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। और जो एंटीबॉडीज है उन्हें बोलते हैं एग्लूटिनिन्स, इन एंटीबॉडी को बोलेंगे एग्लूटिनिन, और इस कॉम्प्लेक्स को या क्लम्प को बोलेंगे, रिएक्शन को बोलेंगे एग्लूटिनेशन। बैक्टीरिया है, कोई वायरस हो सकता है, कोई दूसरा एंटीजन हो सकता है, यही प्रोसेस है यदि ब्लड के साथ में हो तो उसे बोलेंगे हेमा एग्लूटिनेशन। हेमा मतलब हो गया कि हीम। हेमाग्लूटिनेशन रिएक्शन से हमें किसी एंटीजन का ये पता चलेगा जो आरबीसी ब्लड सेल के ऊपर है। तो जो हमारी ये ब्लड ग्रुपिंग वाला सिस्टम होता है वो इसी से होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एंटीजन या कुछ वायरस के प्रोटीन्स या बैक्टीरिया के प्रोटीन स्पेशली आरबीसी के ऊपर जाके जुड़ते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पता लगाना पड़ेगा। हेमाग्लूटिनेशन का, एग्लूटिनेशन का मतलब हो गया जो आरबीसी है उस आरबीसी की सरफेस के ऊपर यदि कोई एंटीजन है, अपन ब्लड टेस्ट भी करते हैं ब्लड ग्रुपिंग वाला, वो भी इसी पे बेस्ड है, तो उनके साथ जब एंटीबॉडी जुड़ जाएगी इस प्रोसेस को हेमा एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। When antibodies bind antigen on the surface of RBC, the resultant clumping reaction is referred to as hemagglutination। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का प्रोसीजर किया गया है। ये क्या है मैं पहले आपको पूरा समझा देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसमें क्या किया गया, हमने 10 अलग अलग जो है वो छोटी छोटी वेल्स ली है, 10 अलग अलग वेल्स ली है। सभी वेल्स के अंदर हमने इक्वल अमाउंट के अंदर ब्लड डाला, आरबीसी इक्वल डाली है। लेकिन हमने क्या किया, फर्स्ट जो वेल है, इस फर्स्ट वेल के अंदर
जो एंटीबॉडीज है वो 100% कॉन्सेंट्रेटेड है, 100% कॉन्सेंट्रेटेड एंटीबॉडीज है। फिर अगली के अंदर हमने एंटीबॉडीज को डाइल्यूट किया और हमने ऐसे डाइल्यूट किया कि वो 50%, पहली वाली का 50% हो जाए। अगली वाली के अंदर हमने पिछली वाली का 50% कर दिया एंटीबॉडीज का, उसके आगे हमने और 50% कर दिया, उसके आगे हमने और 50% कर दिया, उसके आगे अपन ने और 50% कर दिया। इसका 50% कितना होगा, हाँ, उसके आगे इसका और 50% कर दिया। तो आप समझते जाइए कि इसी तरीके से हमने किया। अब आप ये देखेंगे कि जब हम एंटीबॉडीज की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो थर्ड लेवल तक हेमाग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है और बाकी कहीं नहीं होती। और जो 10th वाली है ये कंट्रोल्ड है, इसमें अपन ने एंटीबॉडी ऐड नहीं करी, तो इसमें तो हेमाग्लूटिनेशन वैसे भी नहीं होना, इसमें तो वैसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं डाली अपन ने। फर्स्ट 3 तक होता है। अब इसको जब टाइटर करते हैं, अपन चेक करते हैं, तो ये 100% है, इसको 1 लिख सकते हैं, ये हाफ आ जाएगा और ये आएगा 1/4, फिर उसको 1/8, इसको 1/16 लिखेंगे। नहीं, ये कितना आएगा आपका, हर बार 2 से, हाँ 1/16 आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा, ऐसे करके। तो ये हमारे पास में तरीका है, परसेंटेज निकालेंगे तो वैसे, नहीं तो ऐसे। अब धीरे धीरे पढ़ लेते हैं इसमें क्या किया। 10 हमने वेल्स अरेंज करी, एंटीबॉडीज टू शेप रेड ब्लड सेल SRBC, भेड़ की RBC है, उसके लिए एंटीबॉडी है, वो हमने डाली। एडेड टू वेल one of its tray and then its anti-serum was serially diluted। इसका जो एंटी-सीरम डाला उसको सीरियली डाइल्यूट किया इनटू वेल 2 to 9, 2 से लेके 9 तक डाइल्यूट किया है। फर्स्ट वाले में कोई डाइल्यूशन नहीं है। सच दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज टू द RBC, sheep RBC in well 2 was half of well 1 and so on। 2 के अंदर पहली का हाफ है, 3 में 2 का हाफ है, 4 में 3 वाली का हाफ है, 6 में 5 वाली का हाफ है, ऐसे करके अप टू 9 किया अपन ने। द सेम नंबर ऑफ SRBC was then added to each well। फिर अपन ने, ये तो एंटीबॉडी परसेंटेज है, ठीक है, उसके बाद अपन ने RBC डाली। जब RBC डाली तो फर्स्ट 3 है, उसमें हेमा एग्लूटिनेशन रिएक्शन अकर्ड, ये रिएक्शन अब तो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कंट्रोल ट्यूब यानी 10th वाली कंटेन्स ओनली SRBC विच सेटल इनटू ए सॉलिड बटन। सॉलिड बटन है, उसके अंदर सेटल हो गई। इस 10th वाली के अंदर देयर इज नो एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं है, ओनली RBC प्रेजेंट, ओनली RBC है वो प्रेजेंट है, यहां पे एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। द spread pattern in this experiment series indicate positive hema agglutination through tube 3। मतलब 1 से लेके 3 तक है, उसी के अंदर होता है, क्योंकि तब तक एंटीबॉडी इतनी है कि आराम से वहां पर बाइंडिंग हो सकती है। फिर तो एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया, सो हेमाग्लूटिनेशन नहीं हुआ। इन well 10, in the absence of any
एंटीबॉडी द SRB सेटल इन द बटन एंड बॉटम ऑफ द वेल, कोई बॉटम जो है उसके अंदर जाके सेट हो जाते हैं। दिस टाइट बटन रिप्रेजेंट ए नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि हेमाग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो नेगेटिव रिजल्ट है। 1 के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा हुई है क्योंकि वहां पर प्योर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और उसके बाद में डिफ्यूज्ड शेडिंग अपने को आरबीसी की देखने को मिलती है, रिप्रेजेंट ए पॉजिटिव इंटरेक्शन। और द कंसंट्रेशन ऑफ एंटी-एसआरबी एंटीबॉडी इन वेल 2 एंड वेल 3 रिमेन हाई इनफ। सेकेंड में और थर्ड में अभी भी एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि आराम से हेमाग्लूटिनेशन रिएक्शन हो सकती है। बाद में धीरे धीरे डाइल्यूट होती गई तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। बस 1 2 3 है, उसी में पॉजिटिव रिजल्ट आता है। हेमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन रिएक्शन आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस एंड एंटीवायरल एंटीबॉडीज। देखो, अगर आपको वायरस और एंटीवायरस का कुछ एंटीबॉडीज का पता लगाना है तो ये हेमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन यूज किया जाता है एंटीबॉडी टू बैक्टीरिया, ऑब्वियस सी बात है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफन एलिसिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज। यदि हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो एलिसिट का मतलब होता है स्टार्ट करना, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडी बनना चालू हो जाती है जो बैक्टीरिया सेल के लिए स्पेसिफिक होती है, बैक्टीरिया की सेल सरफेस के लिए वो स्पेसिफिक होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफन, अच्छा ये रिपीट हो गई। पेशेंट का जो सीरा होता है, सीरम होता है, वो सीरियली डाइल्यूट किया जाता है जैसा ऊपर बताया गया। लास्ट है उसके अंदर विच एग्लूटिनेशन इज विजिबल टेल्स अस द लास्ट वेल इन विच एग्लूटिनेशन इज विजिबल, यानी कि ये बात कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड वेल टेल अस एग्लूटिनिन टाइटर ऑफ द पेशेंट, यानी कि ये आएगा 1/4। इसको कभी कभी 1/400 भी लिखते हैं, 1/400। डिफाइंस एज रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेटेस्ट सीरम डाइल्यूशन दैट एलिसिट ए पॉजिटिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तभी 1/4 लिखा हुआ है। एग्लूटिनिन टाइटर ऑफ एंटी सीरम कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बार बार वही आ रहा है। पेशेंट विथ टाइफाइड फीवर है, ये टाइफाइड है, वो साल्मोनेला टाइफी के लिए होगा। हम ऐसी एंटीबॉडी बनाएंगे जो साल्मोनेला टाइफी के लिए स्पेसिफिक होती है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया पता लगाने के लिए काम में आता है कि डिफरेंट स्पीसीज के बैक्टीरिया है, उनमें अलग अलग एंटीजन प्रेजेंट होंगे सरफेस के ऊपर, तो उनके अगेंस्ट अलग अलग एंटीबॉडी मिलेगी। आपको एक्सपेरिमेंट दिया है और ये वाली लाइन याद रखना, द लास्ट वेल ये बताती है कि कम से कम कितनी एंटीबॉडी चाहिए। थर्ड वेल आपको ये पूरी की पूरी लाइन जो है मतलब कंफ्यूज करने के लिए दी है, डायग्राम सेम टू सेम दे ही रखा है, तो आप सीधा सिंपल समझ सकते हैं 1 से लेके 3 तक एग्लूटिनेशन हुआ है और 3 जो है वो लास्ट है, इसलिए ये बताएगा यहां 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/4 आएगा। तो आपको सिंपल सा ये बोला है कि नेक्स्ट सीरम फ्रॉम ए माउस that had been immunized with SRBC was diluted 150 in a test tube। 150 का मतलब वही हाफ डाइल्यूट किया गया। Which of the following statement is correct about titer of anti-SRB antibody in the serum sample? तो लास्ट वाली बताएगी, तो 1/4 है या 1/400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपने पास में हो गया एग्लूटिनेशन वाली। अब एक और सिंपल बात करते हैं। देखिए, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक एलाइजा से पहले की टेक्निक है, इसको मॉडिफाई करके एलाइजा बनाई गई। एलाइजा में एंजाइम लिंक्ड है, वहां एक रिएक्शन चलेगी, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, ये रेडियो लेबल्ड है। अब इसमें क्या होता है वो आप सिंपल सी चीज समझिएगा। यहां पे आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे कोई
वेल है, उसकी प्लेट है, और उसके ऊपर कोई एंटीजन है, ये एंटीजन है, एंटीजन। अब इस एंटीजन के साथ में, मतलब इस एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी होती है ना, उस एंटीबॉडी के ऊपर आयोडीन 125 रेडियो आइसोटोप लगा होता है। तो जो एंटीजन, मतलब जो एंटीजन प्रेजेंट है उसकी जो एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी के ऊपर रेडियो लेबल्ड कोई आइसोटोप होगा, और फिर इस पूरे सिस्टम को ऑटो रेडियोग्राफी से देखा जाएगा। बस ये इतना सा रिया है, पहले ये था, उसके बाद एलाइजा आया। सो बस ये रिया टेक्निक होती है। Radio immunoassay are used to measure the concentrations of biologically relevant protein and hormones in body fluid. क्या यूज आता है दैट इज डिफरेंट थिंग, कैसे प्रोसीजर होता है दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जो प्रोसीजर था वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या यूज आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिलेवेंट प्रोटीन, हार्मोन बॉडी फ्लूइड के अंदर, वो मैनी जो रियाज हैं, रिया टेक्निक है, नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय एंजाइम बेस्ड इम्यूनोएसे, मतलब एलाइजा ने रिया को रिप्लेस कर दिया। लेकिन हार्मोनल मेजरमेंट है वो अभी भी इसी टेक्नोलॉजी से होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स को अभी भी इस टेक्निक से पता लगाते हैं। इट इज एग्जिस्टिवली सेंसिटिव टेक्निक टू डिटरमाइन लेवल ऑफ इंसुलिन एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्स इन डायबिटिक पेशेंट। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन और एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करने के लिए। मोस्ट रिया इज स्टिल इन यूज, कई रिया अभी भी यूज की जाती है, आर बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन ऑन ए सॉलिड फेज सपोर्ट। और जैसे यही पॉलीस्ट्रीन की या पॉलीविनाइल क्लोराइड की माइक्रोटाइटर। रेडियो एक्टिव लेबल मोस्ट कॉमनली यूज इज आयोडीन 125, ये यूज किया जाता है, which bind to exposed tyrosine residue on proteins with little effect on the overall structure। ये जो एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी के अंदर जहां टायरोसिन अमाइनो एसिड होगा, जैसे सपोज यहां टायरोसिन अमाइनो एसिड है, तो इसके साथ में आयोडीन 125 है वो जुड़ेगा, और ये एंटीबॉडी है किसी एंटीजन से जुड़ी हुई है। ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आयोडीन 125 खराब नहीं करता है। The goal of application we will describe is to determine the concentration of cytokine in the blood of a patient। साइटोकाइन का पता लगाने के लिए, जैसे वो एलिस्पोर्ट था वो इंटरफेरोन का पता लगाने के लिए था, वैसे ही ये है। इसमें क्या करेंगे, ए नॉन अमाउंट ऑफ रेडियो लेबल्ड साइटोकाइन इज एडेड टू ए सेट ऑफ कंट्रोल्ड वेल। जो साइट एंटीजन है यानी साइटोकाइन है, उसको रेडियो लेबल कर लिया। ए स्टैंडर्ड कर्व ऑफ अनलेबल्ड साइटोकाइन इज देन सेट अप बाय एडिंग इंक्रीजिंगली नॉन concentration of cytokine to successive wells along with the radio labeled cytokine। देखो इसमें क्या करेंगे, एक ग्राफ आएगा, मैं ग्राफ समझा देता हूं पहले आपको। ये देखो दो तरीके के साइटोकाइन है, एक पे रेडियो लेबल लगा है, एक पे रेडियो लेबल नहीं लगा है। एंटीबॉडी तो सेम है, कॉमन एंटीबॉडी है, अभी इसमें एंटीबॉडी को लेबल नहीं किया। ये है एंटीबॉडी फॉर साइटोकाइन, साइटोकाइन के लिए एंटीबॉडी है। दो तरीके के साइटोकाइन है, एक रेडियो लेबल्ड है, एक रेडियो लेबल्ड नहीं है। इसके ऊपर लेट सपोज ये I-125 जुड़ा हुआ है, दूसरे पे नहीं है, दोनों है साइटोकाइन। दोनों साइटोकाइन है, कौन सा जुड़ेगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, दैट्स इट। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनलेबल्ड साइटोकाइन, यदि अनलेबल्ड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेबल्ड साइटोकाइन ज्यादा जुड़ेगी।
जैसे जैसे अनलेबल्ड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, सिंपल। तो ये काम किया जाता है इसके अंदर। एज मोर अनलेबल्ड एंटीजन कंपीट विथ लेबल्ड एंटीजन, लेस एंड लेस रेडियो लेबल्ड साइटोकाइन विल बाइंड। जितना ज्यादा अनलेबल्ड होगा तो लेबल्ड वाला साइटोकाइन कम हो जाएगा। आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड, एक टाइम के बाद में, अमाउंट ऑफ बाउंड रेडियो लेबल मटेरियल इज मेजर्ड बाय वॉशिंग ऑफ द अनबाउंड मटेरियल एंड मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी इन इंडिविजुअल वेल। वॉशिंग करेंगे, फिर देखते हैं कितना जो कॉन्सेंट्रेशन है रेडियो लेबल्ड का वो आया है। अब ये टेक्निक किस किस चीज को डिटेक्ट करने में काम में आती है ये आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और रेडियो लेबल एंटीजन कौन कौन से ले सकते हैं? मोस्टली तो आयोडीन 125 लेते हैं, और नहीं तो टाइट्रियम है वो भी लेते हैं। आयोडीन 125 गामा रेज इमिट करेगा और ये बीटा रेज है वो इमिट करेगा। ये तो छोटी मोटी बातें, ग्राफ मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब ये देखिए रेशियो बता रखा है, जैसे यदि 100% एंटीजन रेडियो लेबल्ड है तो 0% अनलेबल्ड होंगे, तो रेशियो आएगा 1:0 का, और रेडियो एक्टिविटी 100% निकलेगी। यदि 100 एंटीजन है वो रेडियो लेबल्ड है और इनके सामने 50 एंटीजन ऐसे हैं, तो रेशियो आ जाएगा 2:1 का, 66% रेडियो एक्टिविटी निकल के आएगी। ऐसे ही ये सारा का सारा जो है वो दे रखा है, कितने एंटीजन हैं वो रेडियो लेबल्ड हैं और कितने नॉन रेडियो लेबल हैं, फिर उनको मिक्स करेंगे तो क्या रेशियो में रेडियो एक्टिविटी कैसे निकलती है। ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास में सिंपल सा रिया टेक्निक के बारे में। तो आप इतना पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।